स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दृष्टि की इस ऑनलाइन क्लास के लिए जो पीसीएस सेगमेंट पर काम कर रही है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय सिंह आज आप और मैं फिर से एक साथ हुए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2016 में सामान्य विज्ञान सामान्य अध्ययन के पेपर में आपसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे थे। इस श्रेणी में हम लगभग 11 प्रश्नों का एक वीडियो पहले बना चुके हैं और आज बचे हुए प्रश्न, टोटल प्रश्न लगभग 23 थे, बचे हुए प्रश्नों को जो है आज हम सॉल्व करके इस वीडियो को पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जहां छोड़ा था उसके जस्ट आगे। पहला प्रश्न, हालांकि ये 12वां प्रश्न है उस सीरीज का, लेकिन इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? सबसे पहले नैनो शब्द जो है ना वो ग्रीक भाषा का है और जिसका अर्थ होता है बौना। और बौना भी कितना? ये होना चाहिए 10 की पावर -7 से 10 की पावर -9 मीटर के अंदर। -7 मीटर से लेकर के -9 मीटर 10 के लिए ये नैनो है। सबसे पहले रिचर्ड फेनमैन ने अगर हम बात करें, ये क्या करते हैं? रिचर्ड फेनमैन ने पहली बार अपना इसके ऊपर एक आख्यान दिया, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। तब तक नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो शब्द नहीं आया था और इन्होंने ये बताया कि हम पूरे ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड नहीं कहेंगे हम, पूरे पृथ्वी की जितनी भी लाइब्रेरी हैं उनमें रखी हुई सारी पुस्तकों को हम क्या कर सकते हैं? आलपिन की एक नोक पर रख सकते हैं। आलपिन की नोक पर रख सकते हैं। मतलब इतनी जबरदस्त पावर। अब इसको थोड़ा सा इजी वे में देखें। आपके पास में पहले एक मेमोरी कार्ड था जो मान के चलते हैं कि 512 MB का था, फिर 1 GB का, 2 GB का, 10 GB का, 20 GB का, ठीक है। उसके बाद आजकल आ गए हैं एक टीबी के। अब कल्पना करिए कि मेमोरी कार्ड का तो साइज वही है, फोन में तो वैसे ही लगेगा, लेकिन क्या बढ़ गई उसकी स्टोरेज क्षमता। तो भाई ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या हुआ? स्पेस तो वही है, लेकिन उसकी मेमोरी की कैपेसिटी कितनी बढ़ गई? जबरदस्त। उसी प्रकार से नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो लाइब्रेरी की सारी किताबें एक नोक पर रखी जा सकती है। ये आपको रिचर्ड फेनमैन ने कहा और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। और इन्होंने आख्यान दिया था, आख्यान अपना एक दिया, जिसका शीर्षक क्या रखा इन्होंने? देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। यानी बॉटम पर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं आपकी किस चीज की? स्पेस की। देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, यानी बॉटम में बहुत संभावनाएं हैं। मान लो एक ड्रम भरा हुआ है ना, तो लास्ट में इतना सा पानी दिख रहा हो ना ड्रम के अंदर, हमें ऊपर से बहुत कम पानी दिख रहा हो, लेकिन उतना पानी निकल आता है कि 3-4 लोग आराम से अपना प्यास बुझा सकते हैं। तो बहुत स्कोप बचा हुआ है। उनके कहने का अर्थ क्या था? कि बहुत स्कोप बचा हुआ है आपके नीचे के हिस्सों में, इसीलिए आपका मेमोरी कार्ड वाला जो मैंने सेगमेंट बताया वो इसी से जुड़ा हुआ है। स्पेस वही है, लेकिन मेमोरी की क्षमता देखो कितनी बढ़ गई। 1 TB और वहां मान लीजिए पहला 1 GB, तो बहुत ज्यादा फर्क जो आ गया है वो इसी वजह से आया, क्योंकि पदार्थ की जो ओरिएंटेशन है उसके बीच में, उन परमाणुओं के बीच में भी काफी जगह ऐसी हैं जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो वो जगह रिचर्ड फेनमैन ने पहली बार बताई। उसके बाद नोरियो तनेगुची, यह है आपके प्रश्न का सही आंसर भी है। नोरियो तनेगुची ने 1974 के अंदर पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी शब्द को प्रयोग किया। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द को प्रयोग में लिया।
एरिक डेक्सलर, ये भी अपने आप में एक महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी पर बहुत काम किया और अपनी एक पुस्तक में लिखा जिसका शीर्षक था इंजन ऑफ क्रिएशन। इंजन ऑफ क्रिएशन, ठीक है ना, इंजन्स ऑफ क्रिएशन। ये एमआईटी के थे। मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी को पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर किया। एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका में है ये। मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी को वैश्विक स्तर पर को लोकप्रिय बनाया। लोकप्रिय बनाया। और एरिक डेक्सलर ही है जिन्होंने बॉटम टू अप अप्रोच वाले नैनो पदार्थों का निर्माण किया, जो किताब में हम बाद में पढ़ेंगे क्लास के अंदर, राइट। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंजन ऑफ क्रिएशन, जो काफी पॉपुलर हुई। इंजन्स ऑफ क्रिएशन पुस्तक थी इनकी। इंजन्स ऑफ क्रिएशन, ये एरिक डेक्सलर की थी। और सुमियोलिजिमा जो थे, इन्होंने कार्बन नैनो ट्यूब का निर्माण किया। इन्होंने कार्बन नैनो ट्यूब का निर्माण किया, जो वर्तमान समय में बहुत लोकप्रिय है। हल्का मटेरियल है, भवन निर्माण में, वाहनों के निर्माण में इसको काम में लिया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर तो इसका था आपका नोरियो तानेगुची। और बाकी मैंने सभी को समझाने का प्रयास किया कि आपको कभी भी काम आ सकते हैं, इसलिए एक बार इनको पॉज करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। पॉज करके इसको समझने का प्रयास भी करिएगा दोस्तों। फिर हमारे पास में वही नैनो पर एक वापस प्रश्न आ गया है। आयोग आपका मेहरबान था नैनो टेक्नोलॉजी पर, इसलिए उसने 1 नैनोमीटर बराबर होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर आपका मैक्रोफिजिक्स की बात करें हम, तो यहां पर फिर है माइक्रोफिजिक्स, फिर है आपका नैनो फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स हमारे पास में है। अगर मैं इनकी आधारशिलाओं पर बात करूं तो मान के चलिए, एक अंदाजा बीच का मैंने 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 के आसपास इस प्रकार के पैमाने हमें इसमें मिलेंगे। माइक्रो के अंदर 10 की पावर -3, 10 की पावर और नीचे जाएंगे इसके 6, 9, लेकिन जैसे ही हम आ जाएंगे 10 की पावर -7 से 10 की पावर -9, मीटर में सब कुछ ये है ना, क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा है, सब मीटर में लिख रहे हैं हम, मीटर में, मीटर में, मीटर में। तो ये आपकी नैनो के साथ में आ गई। यहां पर 10 की पावर -10 और इसके नीचे जाएंगे मीटर के अंदर। तो हमारे पास जो पैमाना है वो 10 की पावर -9 यहां पर दिखाई दे रहा है नैनो के अंदर। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 10 की पावर, ठीक है। तो ये आपका 0 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक यहां पर काम कर सकता है। 0 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक जो है नैनो पैमाने के साथ में काम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये कहां पर आ रहे हैं, इन सबको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसा हो रहा है कैसा नहीं। ये माइक्रो में 10 की पावर -6 तक भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है इसमें। अच्छा, एक बार इसको पॉज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बार पॉज करिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास में एक प्रश्न आता है, ये भी टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। एक भूस्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, इसको क्या बोलते हैं?
भूस्थिर उपग्रह के लिए भू स्थिर कक्षा का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर ये आपकी पृथ्वी की कक्षाएं हैं। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अर्थ, तो यहां से जो ये कक्षा रहेगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और यहां पर दूर संचार उपग्रहों को रखा जाता है। यहां पर किसे रखा जाता है? दूर संचार उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। दूर संचार उपग्रहों को स्थापित किया जाता है दोस्तों। इस ऊंचाई तक जाने के लिए हमारे पास एक और भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी, जिसको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, काम में लिया जाता है। और इसके लिए GSLV, यहां तक लाने के लिए GSLV प्रक्षेपण यान का उपयोग लिया जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और ये उपग्रह हमेशा, यहां पर जब उपग्रह को पृथ्वी के लगाते हैं तो ये विषुवत रेखा है पृथ्वी की, तो उस उपग्रह को विषुवत रेखा के सामने ही प्रक्षेपित किया जाता है, यहीं पर रखा जाता है उसको। तो उपग्रह जो है वो आपका, वो हमेशा इस विषुवत रेखा के आमने सामने ही दिखाई देता है, सामने रखा जाता है इसको, ठीक है, इस प्रकार से। और इसका जो परिभ्रमण काल होता है, पृथ्वी के परिभ्रमण काल के समय के बराबर ही होता है, जो कि आपका 24 घंटे होता है। और देखने पर ये उपग्रह बिल्कुल स्थिर हमें नजर आते हैं, बिल्कुल अस्थिर नजर आते हैं, बिल्कुल सामने की तरफ, ठीक है। इसीलिए इसे भूस्थिर उपग्रह भी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो इसका? 24 घंटे। और बाकी की जानकारी जो है मैंने आपको यहां पर ब्रीफ में दे दी है। ये उपग्रह है, ठीक है, वही उपग्रह है, एकदम 36,000 किलोमीटर की है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद अच्छा, मजे की बात यह कि ये जो कक्षा थी जो 36,000 किलोमीटर की है, इसकी खोज नार्डविक ने की थी। खोज किसने की थी? नार्डविक ने। और इस कक्षा की उपादेयता, इस कक्षा की उपादेयता उपग्रहों के लिए आर्थर क्लार्क ने बताई थी। आर्थर क्लार्क ने इस कक्षा, कौन सी कक्षा? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की उपयोगिता बताई, की उपयोगिता उपग्रह के लिए बताई, ठीक है। तो एक बार पॉज करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिएगा इसको। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर जो आपके सिस्टम होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वह आपके लगभग 3 प्रकार में बटे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, वह इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इसके अंदर, वह आपके 3 प्रकार के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर को अगर बात करें तो यहां पर केवल सॉफ्टवेयर का ही उल्लेख करेंगे हम। तो यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है।
तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो दो भागों में बटा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस श्रेणी के अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो आपका यूनिक्स है। ये इसका सही आंसर है। रही बात जावा की, ये जावा जो है ये एक उच्च स्तरीय भाषा है, लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। इसमें नहीं आएगी वो, है ना। ये तो केवल मशीनी लैंग्वेज और उच्च स्तरीय लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए काम आती है। तो जावा वह चीज है, खास तौर पे जावा गेम्स खेलने के लिए ज्यादा काम आती है। ऑरेकल जो है डेटाबेस है, डेटाबेस है आपका, कंप्यूटिंग के अंदर काम आता है। एमएस ऑफिस जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस? ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर कोई काम किया जाए एप्लीकेशन लेकर के। तो ये सारा सही इसके लिए था। और यूनिक्स जो है इस वक्त अगर हम बात करें, ये 1960 के दशक की बात है जब यूनिक्स आया था। ये 1960 का जो दशक था उसके अंदर आया था। अभी विंडो चल रही है, ठीक है ना। तो विंडो जो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक बार ढंग से इसको देख लीजिए, पॉज करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में आती है निम्न में से कौन सी सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती, मेमोरी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आगे भी पढ़ सकता है। मुख्य मेमोरी हमारे पास में रैम है और रोम है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह आपकी अस्थायी प्रकृति होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी मेमोरी है। ये और ये मुख्य मेमोरी होती है आपकी। क्या होती है? ये मुख्य मेमोरी है। दोनों ये आपकी कंप्यूटर के साथ साथ ही आती है, ठीक है। आजकल इसके और भी, जैसे आपके डायनामिक रैम, स्टैटिक रैम, ई प्रोम रैम, ई रोम, इस प्रकार से बहुत सी चीजें आती हैं। उसके बाद जो इसका सही आंसर है वह है दोस्तों कैश मेमोरी। क्या है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है सबसे तेज मेमोरी है ये आपकी। सबसे तेज मेमोरी है ये, जो कि सीपीयू तथा मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, खासतौर पर रैम के बीच में पाई जाती है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा यह होता है कि जिन डेटा का बार बार उपयोग करते हैं, जिन डेटा को हम बार बार काम में लेते हैं, जिनकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा होती है, उनको संग्रहित किया जाता है। उन डेटा को जिन डेटा को बार बार संग्रहित करने को किया जाता है, जिन डेटा को बार बार संग्रहित, जो डेटा को बार बार संग्रहित करती है और साथ ही साथ जल्दी से उसको हटा भी देती है ताकि प्रोसेसिंग तेज हो, ताकि प्रोसेसिंग तेज हो। प्रोसेसिंग तेज कर देती है ये, ठीक है। द्वितीयक स्मृति अगर हम कहें, सेकेंडरी वाली, तो ये आपकी बहुत प्रकार से हो सकती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव,
CD, DVD, ब्लू रे डिस्क और मेमोरी कार्ड इसके अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या होगा इसका? आपका कैश मेमोरी जो है इसका सही आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। रैम अस्थाई है और रोम स्थाई है आपकी। तो इसको पहले पॉज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। पहला है आपका सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि कोई व्यक्ति ए है, वहां से ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट होती है ट्रांसमिशन की, तो इसे कई लोग देखते हैं। एक्स, वाई और जेड, और ये केवल जहां से निर्देशित होते हैं वहां से सिर्फ आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये वापस इधर से जानकारी को इधर नहीं लाते हैं। इस प्रकार के संचार का जो ट्रांसमिशन है, ये जो संचार है एक प्रकार का, यह संचार सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाता है। इसी प्रकार से जो आकाशवाणी है वह भी काम करती है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर जो है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है, मान लीजिए, ये मैं दूसरा भी यहां समझा देता हूं। कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, इन दोनों के बीच में संचार यानी कम्युनिकेशन स्थापित होना इधर से इधर और इधर से इधर भी हो सकता, दोनों तरफ हो सकता। उसमें तो केवल एक ही तरफ हो रहा है, वापिस नहीं हो रहा। इसमें दोनों तरफ संचार स्थापित हो रहा है, लेकिन एक समय में संचार एक ही तरफ स्थापित होगा। जैसे अपना नॉर्मल टेलीफोन है, इधर से बोलेंगे हाँ बताइए तो सब सामने वाला सुनेगा, फिर वो बोलेगा वॉकी टॉकी है, वह इस प्रकार का संचार, इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो इधर से, इसमें तो दो ही तारें लगी हुई हैं, इधर से यह है और इधर से यह है, लगातार दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है एक ही टाइम में। यहां एक टाइम में केवल एक तरफ होता था, यहां एक टाइम में केवल एक तरफ हो रहा है, लेकिन पीछे भी हो रहा है, लेकिन एक टाइम में एक तरफ होगा, चाहे इधर से होगा चाहे इधर से। इसमें तो केवल इधर ही होगा, इधर से कुछ नहीं होगा वापिस। तो दोनों तरफ होने में हाफ डुप्लेक्स। इससे इधर ट्रांसमिशन और इधर से इधर ट्रांसमिशन एक ही समय में दोनों तरफ हो रहा है। जैसे मान लो आपका वीडियो कॉलिंग होता है, दोनों तरफ हो रहा है, तो वह चीज यहां पर आती है। ये फुल डुप्लेक्स है। यह है फुल डुप्लेक्स। आंसर क्या होगा इसका? केवल आपका सिंप्लेक्स वाला। पॉज करिए, उसके बाद आगे बढ़ते। प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है कहलाता है। इसे बोलते हैं टीसीपी। ट्रांसमिशन, जो आपका टीसीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब क्या होता है आपका? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं इसको, ध्यान रखिए भाई, है ना, या इनको इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसका जो साफ साफ लिख रखा है कि जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक और से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, वो इसका सही काम है। जो इसका सही काम होता क्या है, ये एक डेटा लिंक प्रोटोकॉल है। क्या होता है ये? डेटा लिंक प्रोटोकॉल।
यह एक डेटा लिंक प्रोटोकॉल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, और इसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर, इसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को या तो कंप्यूटर या अन्य उपकरणों को डेटा भेजने व प्राप्त करने के लिए डेटा भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। जो प्रश्न ने पूछा है उसको मैंने सरल भाषा में यहां लिख दिया है। इसका मिशन होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, TCP/IP। वेरी इंपॉर्टेंट। ये है क्या चीज? ये अपने आप में एक डेटा लिंक प्रोटोकॉल है। ठीक है, पॉज करिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं हम इसके लिए। निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती? तो पहली बात तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड जो है दोस्तों एक ऐसी संरचना है जिसमें डेटा जो है आपके किसी भी उपकरण के अंदर स्टोर नहीं, वो कहीं पर भी स्टोर हो सकता है किसी क्लाउड के अंदर। हर कंपनियों का अपना अपना क्लाउड होता है जिसके अंदर डेटा जो है हर किसी की पहुंच नहीं हो पाती। वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नई टेक्नोलॉजी है। तो इसके अंदर जो है आप क्या करते हैं, डेटा को लंबे समय तक के लिए, इसमें डेटा को लंबे समय तक के लिए जो है वो काम में ले सकते हैं। डेटा को लंबे समय तक के लिए काम में ले सकते हैं और बिना किसी की नजरों में लाए डेटा को जो है वह क्या कर सकते हैं, छुपाए रख सकते हैं। जब जरूरत होती है वहां से ले लेते हैं और इसके बदले में कुछ कंपनियों को पैसे भी देने पड़ते हैं, कुछ आपको स्पेस मिलता है उसके अंदर, लेकिन कुछ कंपनियां इसके लिए कुछ स्पेस फ्री में भी उपलब्ध करवाती। और ज्यादा डेटा हो जाए तो फिर उसको क्या करती हैं, वह आपके पैसे लेकर के काम चलते। लेकिन इसके लिए कौन सी एक लेयर नहीं है, वो यहां पर आंसर है, वो है हार्डवेयर एज ए सर्विस। हार्डवेयर एज ए सर्विस, हास, जो इसका सही आंसर है दोस्तों। क्योंकि इसको हम पूरी तरीके से यहां पर नहीं समझा सकते, इसीलिए केवल इस आंसर के साथ में इसको जोड़ करके एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। पॉज करिए, उसको आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वैद्यशाला स्थापित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी समय से चर्चा में चल रहा था। तो ये राज्य है आपका तमिलनाडु, राज्य है आपका तमिलनाडु, और यहां पर न्यूट्रिनो कणों के लिए परीक्षण किए जा रहे परीक्षण किए जा रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा मामला जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। न्यूट्रिनो, अब ऐसे न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो हैं ब्रह्मांड में बहुत सारे हैं जिन्होंने हर चीजों का निर्माण करवाया है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो का अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो का अध्ययन करना है, जो कि तारों पर मिल सकती है। हमें न्यूट्रिनो कहां मिल सकते हैं? तारों पर, सूर्य में और वायुमंडल से प्राकृतिक रूप में यहां पर हमें मिलते हैं। ये क्या है? इनका निर्माण जो होता है कहां हो सकता है? तारों में, वायुमंडल में और सूर्य के अंदर इनका प्राकृतिक रूप से निर्माण होता है। उसका अध्ययन करने के लिए भारत में तमिलनाडु राज्य के अंदर
न्यूट्रिनो वैद्यशाला स्थापित की गई है? और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा अपने समय में। तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। एक बार इसको आप पॉज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह मिशन पर है? ये दोस्तों शनि के लिए है। ये हमारे ब्रह्मांड के अंदर, हमारा जो सोलर सिस्टम है, ब्रह्मांड में हमारे जो सौर मंडल है, उसमें दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ग्रह है, इसके लिए जो है वो काम कर रहा है, कैसिनी वाला। तो उसके प्राकृतिक उपग्रहों का अध्ययन भी कर रहा है। शनि के जो प्राकृतिक उपग्रह है, शनि के प्राकृतिक उपग्रह का अध्ययन करता है। ये इसका सही आंसर है दोस्तों। एक बार पॉज करिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2004 से ये काम चालू है दोस्तों, है ना? 2004 से ये काम चालू है। पॉज करिए उसको, हम आगे बढ़ाते हैं। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है अपने समय का। तो निजी क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक जो है, इसने क्या किया है? इस सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है, जिसने लगभग 60% हिस्सा जो है काम का जल्दी करवाने में सक्षम है। तो रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर इस प्रकार का काम है कि काम को बहुत जल्दी करवा दे। जिस तरह अब तो ये लगभग सभी में हो गया, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो है निजी क्षेत्र में पहली बार सॉफ्टवेयर इसी ने प्रयोग में लिया था, और जो इतना परफेक्ट काम करता है कि 60% काम को ये बहुत जल्दी एफिशिएंसी के साथ में काम करवा पाया। तो इसीलिए सबसे पहला इसका जो आईसीआईसीआई बैंक जो है, उसके अंदर ये पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का प्रयोग किया गया। पॉज करके इसको आंसर देखिए, फिर बात आगे करते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त हुआ? देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक रहे हैं हमारे ये। विक्रम साराभाई, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक है। जनक रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और आज जिस अंतरिक्ष कार्यक्रम को हम देख रहे हैं, वो इन्हीं की नजरों से स्टार्ट हुआ था, इन्हीं की देखरेख में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना? जेसी बोस रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगों को, रेडियो तरंगों तथा माइक्रोवेव्स पर अध्ययन किया, और बहुत जबरदस्त ये भी किरदार रहे हैं भारत के। सीवी रमन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जिन्होंने रमन प्रभाव जो कि प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, प्रकाश के प्रकीर्णन से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है, के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, 1930 की बात थी ये। इनको नोबेल प्राइज लगभग 1930 का ही था समय, और जो इनको आपके भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है, भारत में परमाणु ऊर्जा भारत में जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित कार्यक्रम था, वो इन्हीं की देखरेख में संबंधित हैं। ठीक है ना? परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, और साथ परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। साथ ही साथ भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग के
ये आयोग के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपके लिए प्रश्न दोस्तों कि भारतीय अनुसंधान इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, इसको ढूंढिए। उन्होंने के सिवान का स्थान लिया है। हो सकता है ये प्रश्न आपके अगले एग्जाम में आ जाए। तो ये इसको पॉज करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आज प्रश्नों का ये दूसरा खंड जो 2016 उत्तराखंड पीसीएस के लिए जारी हुआ था, उसको मैं समाप्त करता हूं और इसी प्रकार की अगली सीरीजों में हम आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।